तो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। ये हम लोग इस वीडियो में देखते हैं रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का जो यूपी बोर्ड एग्जाम होना है उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में, जो कि कई बार यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इन क्वेश्चनों का आपके यूपी बोर्ड में आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। पहला क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा, कोलराउस का क्या नियम है। कोलराउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता निकालनी है तो Na पॉजिटिव की मोलर चालकता प्लस Cl निगेटिव की मोलर चालकता इज इक्वल टू NaCl की मोलर चालकता। इसी तरह से HCl का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, कई बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है, संकुलन क्षमता क्या है। सीसीपी क्लोज क्यूबिक, देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी घन निविड संकुलन और खटकोड़ी निविड संकुलन की पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता की गणना करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। पहले देखो संकुलन क्षमता क्या है। देखिए किसी एक एक कोष्ठिका में कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों जैसे परमाणुओं अणुओं द्वारा घेरा जाता है, संपूरित किया जाता है उस एक एक कोष्ठिका में, उसे एक एक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों का आयतन बटे एक एक कोष्ठिका का आयतन गुणित 100 करते हैं, गुणित 100 करके इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसमें देखिए पूछ रहा सीसीपी और एचसीपी। सीसीपी माने घन निविड संकुलन और हेक्सागोनल खडकोड़ी निविड संकुलन की पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता की गणना करना। हालांकि हमने इसको बताया अपने चैनल पर, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से प्री बोर्ड एग्जाम पेपर जो 2022 हमने बताया केमिस्ट्री का, उसमें ये पढ़ा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आइए हम चेक कर लेते हैं। देखिए यूनिट सेल हम बता दें कि आपको एचसीपी और सीसीपी की जो संकुलन क्षमता होती है दोनों की बराबर होती है, इक्वल माना जाता है। यहाँ पर एक यूनिट सेल हमने बनाया है, यूनिट सेल के इस पोर्शन को ABCD रखा, और जानते ही ये यूनिट सेल जो होता है घनी निविड संकुलन, अर्थात इसकी सभी जो बीमाएँ हैं कोर है बराबर होगा। ये ए मान लेते हैं, स्मॉल ए सब हो जाएगा, और ये विकर्ण है। देखिए ABC एक समकोणी त्रिभुज होगा जिसमें कि ये आपका AC क्या होगा, विकर्ण होगा। और इसके मुताबिक विकर्ण पर का बना वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो वही फार्मूला हमने अप्लाई किया है, इसको हमने AC को B मान लिया। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो करड़ी में 2A², इसका वर्गमूल निकालिए A² का, तो B बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2A हो जाएगा। और यहाँ पर जानते हैं हर कार्नर पर एटम तो होते ही हैं, इसके फलकों के बीच में भी एक एटम होता है यूनिट सेल के। तो यहाँ एक गोला, यहाँ पर एक गोला, एक गोला यहाँ, और सबकी त्रिज्या समान होगी। इसकी त्रिज्या R, इसकी R, इसकी R। तो टोटल यहाँ से यहाँ AC जोड़ेंगे तो यहाँ RR यानी 2R होगा, इसका R प्लस R यानी टोटल 4R हो जाएगा। नहीं, B की वैल्यू टोटल हो जाएगी 4R। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा यह चेक करें। अब देखिए B बराबर करड़ी में 2A ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल रखा है। अब B की वैल्यू यहाँ पर निकला है 4R, इसको हम इसमें मान रख दिया इसी में जस्ट, तो A की वैल्यू निकल आई। इसके बाद हम यूनिट सेल का आयतन निकाल लेते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा घाते 3, तो ये जो भुजा कोर निकला है इसके घाते 3 लगा देंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि FCC या SCP या CCP में टोटल परमाणुओं की अंदर जो संख्या होगी वो 4 होती है, तो ये 4 होता है। चूँकि यहाँ पर कुल 8 परमाणु होते हैं, 8 एटम होते हैं हर एक कार्नरों पर, तो उसका 1/8वां भाग ही अंदर होगा। उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 8 गुणित 1/8 करेंगे तो 1 आएगा। और प्रत्येक फलकों के केंद्र में होता है, तो यहाँ पर 6 फलकों होती है, यानी 6 गुणित 1/2 भाग अंदर होगा। जोड़ेंगे तो कुल 4 गोले आएंगे, उसके अंदर कुल परमाणु की संख्या 4 आएगी। तो 4 गोलों का आयतन 4 का गुणा कर देंगे। आयतन का सूत्र हम जानते हैं, गोले का 4/3 पाई r घाते 3। तो यहाँ से इस जो एटम रखे गए हैं इनका आयतन निकल आया इस यूनिट सेल के अंदर, और यूनिट सेल के कोर का आयतन भी हमने निकाल लिया। अब हमें वह फार्मूला रखना है, संकुलन क्षमता क्या होगा SCP या CCP का, तो एक एक कोष्ठिका में उन 4 गोलों का आयतन बटे एक यूनिट सेल का आयतन गुणित 100। बस इसमें हमने क्या रख दिया, मान रख दिया। 4 गोलों का आयतन निकाला है और एक यूनिट सेल का आयतन भी निकाला है, बस 100 का गुणा करके इसको जब हल करेंगे तो 74% आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राउनी गति किसे कहते हैं? ब्राउनी गति टिंडल प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है यूपी बोर्ड में हर वर्ष। ब्राउनी गति जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण क्या करता है? इधर उधर तेजी से जिग जग टेढ़े मेढ़े गति करते हैं, उन्हें हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाता है, तो इस अभिक्रिया का अर्ध आयु की गणना करनी है। कि आपके एग्जाम पेपर में 2 या 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएँगे केमिस्ट्री का, जिसमें ये जो चैप्टर आपका रासायनिक बलगतकी है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, वैद्युत रसायन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन और विलयन से, तीनों में से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व करा है अपने चैनल पर, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पार्ट 3 डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आपको विधिवत हमने बताया है, जा करके चेक करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करें और इसका वर्गीकरण करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर ये आएगा यूपी बोर्ड में, कई बार आ चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम में। इसको मैंने बताया है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 3 में लिंक पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करें। अगला क्वेश्चन देखिए, टैलेंट टेस्ट क्या है? टैलेंट टेस्ट क्या है, इसको हमने अपने चैनल पर कराया है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 3 में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। जब एल्डिहाइड पर टालेन अभिकर्मक Ag2O की अभिक्रिया कराई जाती है, तब एल्डिहाइड जो RCHO होता है रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टालेन टेस्ट कहते हैं। RCHO प्लस Ag2O इज इक्वल टू RCOOH प्लस 2Ag को हम लोग रजत दर्पण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब एल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा विलयन की अभिक्रिया कराई जाती है? तो पार्ट 3 में यह भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पार्ट 3। देखिए, जब एल्डिहाइड पर हम लोग जब तनु कास्टिक सोडा विलयन की अभिक्रिया कराते हैं, तब एल्डोल बनता है। उसमें क्या होगा? इस एल्डिहाइड के 2 परमाणु लेंगे, NaOH की प्रेजेंटेशन में एल्डोल बनेगा। अभिक्रिया नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। अगला है फलक केंद्रित घनी। घनी एक कोशिका में परमाणु की टोटल संख्या कितनी होती है? तो फलक केंद्रित घनी में टोटल परमाणुओं की जो संख्या होती है FCC में 4 होती है। इसको भी हमने उसी पार्ट में बताया है। तो यह आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से देखिए, घन निविड संकुलन है, FCC है, फेस सेंट्रल यूनिट सेल, तो हर एक कार्नर पर कुल टोटल 8 कार्नर है, हर कार्नर पर आपके 8 एटम पाए जा रहे हैं। आठों जो प्रत्येक एटम है इसका 1/8 भाग ही अंतर होता है गणितीय आकलन से। तो और इसके साथ ही साथ हर एक फेस पर, चूंकि 6 फेसेस है होता है, उसका आधा भाग अंदर होता है, 2 तियां 6 3 और इसका 1 3 1 4, टोटल परमाणु की संख्या 4। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने IPSC नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या है, कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है। यहाँ पर देखिए पोटेशियम लगा है, और ये पोटेशियम चूंकि धनायन माना जाता है, तो अंदर के सारा चीज़ क्या हो जाएगा? ऋणायन, और ऋणायनों के नाम में तो यहाँ पे फेरिक का आपको फेरेट कर देना है, और ऑक्जेलेट को ऑक्जेलेटो कर देना है। इसके बाद रोमन अंक में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिख लेनी है। देखिए, जो केंद्रीय धातु होते हैं, केंद्रीय परमाणु, इसमें आयरन है, इसका हम ऑक्सीकरण निकालेंगे। करेक्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? चूंकि पॉजिटिव K का +1 होता है और 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक, 3 एकम 3 और प्लस इसका मान लेंगे X आयरन का, और ऑक्जेलेट का -2 होता है, तो 3 यहाँ पर लगा है, 3 गुणित -2 करेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल आया। ठीक है, इसको हम रोमन अंक में लिख देते हैं। तो इसका नामनक्लेचर पहले हम धनायन का नामनक्लेचर कर लेंगे। पोटेशियम यहाँ पर 3 लगा है, ट्राई कर दीजिएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेट का ऑक्जेलेटो कर देते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव है, अंदर के सब निगेटिव हो जाएंगे, तो ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। उसी तरह से नीचे वाले का देखिए IPSC नाम लिखना था, तो यहाँ पर 6 लगा है, तो हेक्सा कर देंगे, चूंकि यहाँ पे देखिए ये बाहर आपका -3 यहाँ पर क्लोरीन लगाया है, चूंकि क्लोरीन Cl निगेटिव होता है, बाकी ये पॉजिटिव, तो इसका नामनक्लेचर इस तरह से होगा। यहाँ पे 6 लगा है, हेक्सा लगा दीजिए, H2O को एक्वा बोलते हैं, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। ये थर्ड कहाँ से आया? चूंकि इसका न्यूट्रल 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर वाटर का, और इसका -3 होता है, जब उधर ले जाएंगे तो +3, उसको रोमन अंक में लिख देना है। देखिए, क्वेश्चन 10वां हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है कि निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण एवं EMF की गणना करना है। EMF माने विद्युत वाहक बल निकालना है इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए, ये हम क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 अच्छे से समझाया है, वहाँ पर जाकर के चेक करें। और उसी में 11वां क्वेश्चन भी
मिलेगा। ल्यूकास टेस्ट क्या है, बहुत बार आया है, और इसका प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों पर किस प्रकार से किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ल्यूकास जो टेस्ट किया जाता है एल्कोहलों की डिग्रियों को बताने के लिए, कि कौन सी पहचान करने के लिए कौन एल्कोहल किस डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, इसको भी हमने बताया है। ये आपको पार्ट 1 में मिलेगा। पार्ट 1 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अपोहन क्या है, डायलिसिस। देखिए, इस विधि में अशुद्ध साल के कण को किसी चर्म पात्र या जांतव झिल्ली में से विसरित किया जाता है, विसरित किया जाता है। तो अशुद्ध साल क्या होता है, चर्म पात्र में से वो निकल जाता है, विसरित हो जाता है, जबकि शुद्ध कोलाइडी विलयन उस चर्म पात्र में कलेक्ट हो जाता है, रह जाता है, वो बाहर नहीं जा पाता। इस प्रकार से शुद्ध साल प्राप्त कर लिया जाता है। डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है, पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 1 में मिल जाएगा, जाकर तुरंत चेक करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं बताना है। ऐसे तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी के हमारे 18वें वर्ग में पाए जाते हैं। ये ऐसे गैस होते हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते, इनको नोबल गैस भी कहते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। ठीक है, इसमें जेनान और जो जेनान होता है, ऐसा केवल तत्व है जो आयरन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है, पार्ट 1 में हमने बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 1 में इसकी विशेषता आप देख सकते हैं। अक्रिय तत्वों के जो कोष होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं, न किसी से ये अभिक्रिया करते हैं, न इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं किसी से, न लेते हैं, अतः किसी से अभिक्रिया करने का कोई चांस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। नेमिंग रिएक्शन है, कई बार यूपी बोर्ड में आया है। कैनिजारो अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये हमने पार्ट 2 में बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें, वहां पे अच्छे से समझाया गया है। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्यूएस से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल और कार्बोक्जिलिक अम्ल के लवण बनते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अगला रोजनमुंड अभिक्रिया, इसे भी हमने समझाया है। रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एसिटिल एसिड क्लोराइड को, किसी एसिड क्लोराइड को BaSO4 अथवा PD उत्प्रेरक की प्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं, तब एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इसी तरह से गाटरमान कोच अभिक्रिया भी हमने समझाया कि जब बेंजीन पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl के मिश्रण का AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाती है, तब क्या होता है, ये बेंजिल्डिहाइड बनता है। बेंजीन क्या होता है, बेंजिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.99% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम मान लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल T हाफ है, अतः इसका फार्मूला क्या होता है, T हाफ बराबर 0.693/K होता है। K को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 693/T हाफ हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाइए। देखें, इस क्वेश्चन के मुताबिक प्रारंभिक सांद्रता जो कंसंट्रेशन है 100 है, प्रतिशत 99.99% माने प्रारंभिक सांद्रता 100 है, तो 99.99% पूर्ण होने में बाद में क्या सांद्रता बचेगी, उसमें से घटा देंगे 100 में से इतना 99.99, तो 0.1 आएगा T समय के बाद। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये जो फार्मूला होता है, K बराबर क्या होता है, 2.303/T इंटू लाग P/R, यानी प्रारंभिक सांद्रता बट्टे T समय के बाद की सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता 100 है और कुछ समय बाद सांद्रता देखिए यहाँ पर घटाया गया है 0.1। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर यहाँ आ रहा है K इक्वल टू 2.303/T इंटू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और यह क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग जानते हैं कि K की वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है यहाँ पर, अतः हम बराबर कर दे रहे हैं। बराबर करके जब इसको कैलकुलेट किया जा रहा है तो आ जा रहा है हमारा T इक्वल टू 10 गुणित T हाफ, माने 99.99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के होने का समय का 10 गुना होता है। तो क्वेश्चन 18 देखें, क्या होता है जब बेंजीन पर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है। देखें, बेंजीन पर एसिटिल क्लोराइड की निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तो एसीटोफिनोन बनता है, एसीटोफिनोन। ये देखिए, बेंजीन है, बेंजीन पर हम एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दे रहे हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु Cl से निकल गया HCl के रूप में इसकी प्रेजेंसेशन में, तो C6H5COCH3, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। 19 देखिए, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता की अभिक्रिया कराई जाती है। सिल्वर क्लोराइड पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने से सिल्वर एमिनो क्लोराइड बनता है।
यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रॉक्साइड की अधिकता से कराया जा रहा है। तो यहाँ से हमारा सिल्वर एमिनो क्लोराइड बनेगा, AgNH3 पड़ेगा ट्वाइस Cl प्लस 2H2O। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है। देखिए सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस SO2 गैस निकलता है। यहाँ पे अभिक्रिया देख ले, सोडियम सल्फाइड यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यहाँ से Na2SO4 निकल गया, Na2SO4 और प्लस SO2 बना लिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर एक बार पुनः बताना है। यहाँ पे इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पूछ रहा है, तो यहाँ से आयरन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। चूँकि Cn का -1 होता है तो -6 हो जाएगा, यहाँ से +1 K का होता है +4 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, उधर ले जाएंगे -2 का +2 हो जाएगा। इसका चूँकि पहले धनायन का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। और इसका निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 4 लगाया हुआ है, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन डाई एक्वा, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, यहाँ लिखेंगे केंद्रीय परमाणु का कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 3 ग्राम विलेय को 100 ग्राम विलायक में मिलाने पर विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की वैल्यू 0.52 दिया है। तो क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक डेल्टा Tb की वैल्यू पूछ रहा है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। तो जो वैल्यू यहाँ पर दे रखा है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक पूछ रहा है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक प्रोपोर्शनल टू द एम के, एम क्या है, मोललता होता है, और केबी को क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसकी वैल्यू हमें दे रखा है। ये फार्मूला है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, अब यहाँ पे मोललता को N/W कहते हैं। चूंकि इसका फार्मूला होता है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता से परिभाषित करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, N/W, करेक्ट। तो N बराबर W/M होता है। W क्या है, स्मॉल जो W होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार, और ये जो कैपिटल W दिया है विलायक का भार होता है। M क्या है, कैपिटल जो M है मोलर मोलर द्रव्यमान है, करेक्ट। जो दिया गया मात्रा है उसका मोलर द्रव्यमान है। और क्वेश्चन में जो विलेय लिया गया था वो यूरिया है। तो यूरिया का यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। टोटल परमाणु की गणना करके हल किया जाता है, टोटल योग कर लिया जाता है। अब इस फार्मूले में हम सबके मान को रख करके डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। केबी का वैल्यू हमारा दे रखा है, और डब्ल्यू जो विलेय का भार है वो भी दे रखा है 3 ग्राम, और यहाँ पे विलायक का भार जो डब्ल्यू है वह भी दे रखा है 60, और यहाँ पे यूरिया की जो टोटल भार निकला है 60 ग्राम निकला है मोलर द्रव्यमान, और विलायक का भार 100 है। टोटल जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.26 के आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव पूछ रहा था। यदि प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए तो प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ शंकु की तरह दिखाई देता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से 90 डिग्री पर समकोण पर देखते हैं तो प्रकाश का मार्ग शंकु की तरह प्रतिदीप्त होता दिखाई देता है। इस प्रभाव को चूंकि टिंडल ने ज्ञात किया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। इसके साथ ही स्टूडेंट, हमने जो प्री बोर्ड पेपर 2022 को सॉल्व करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन रखे गए, इसको भी आप एक बार चेक कर लें। इस पूरे पेपर को हमने सॉल्व कराया, यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग ये शुरू में बहुविकल्पी दे रखा है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, अभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था सीसीपी और एससीपी की पैकिंग इफिशियंसी का गणना करने के लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, निकलना था। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ईएमएफ पूछ रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल, यहाँ पर एक सेल दे रखा है, अलग अलग वैल्यू है उसकी, ईएमएफ पूछ रहा है, इसको हमने कैलकुलेट करवाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नीचे जो है प्री बोर्ड एग्जाम पेपर 2022, और यहाँ से हार्डी सुलझे का क्या नियम है, इसको भी आप देख लीजिए, हमने सॉल्व करवाया है अपने चैनल पर। कोलराउस का नियम क्या है इसे अभी बताया हमने। स्वर्ण संख्या पर टिप्पणी लिखिए, इसको भी बताए हैं। लेंथेनाइड आकुंचन, लेंथेनाइड कंट्रक्शन क्या है, इसको भी बताया गया है, इसी में चेक करें। डी ब्लॉक के तत्व की विशेषता बताइए, और यह परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है, किडवन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड में कैसे डिफरेंस करेंगे, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एमीन्स हैं, ये किस प्रकार से इनकी विलयशीलता होती है वाटर में, ये हमने बताया, इसको चेक कर लें। यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की कैलकुलेशन करना है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध कैसे किया जाता है, और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वैद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव, पोहन ब्राउनी गति अभी ने बताया। और यहाँ से देखिए ये निम्नलिखित अभिक्रियाएँ कैसे हो रही, इसको समझाया है।
आप प्री बोर्ड एग्जाम पेपर को देखें, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंस बताना है। अथवा ये क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन एनिलीन से फिनाल का कैसे निर्माण होता है ये बताना है अभिक्रिया सहित। अथवा क्या होता है जब निम्नलिखित की अभिक्रिया कराई जाती है इसको भी समझाया है। अथवा यहाँ पे देखिए क्या होता है जब ये अभिक्रियाएं हो रही है, अलग अलग हमने बताया है। यहाँ से इस क्वेश्चन में पूछ रहा था लेंथेनाइड का पृथक्करण आसान क्यों नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है लेंथेनाइड आकुंचन पर टिप्पणी लिखना है, लेंथेनाइड कंट्रक्शन पर। अथवा क्लोरीन की वैद्युत अपघटनी विधि से फॉर्मेशन, अथवा हाइबर विधि से अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइबर विधि से अमोनिया इसको हमने बताया है इसी में। उल्टा जब क्रिया पर टिप्पणी लिखना है, अथवा पी वाला के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे उल्टज फिटिंग अभिक्रिया या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। सो वेरी वेरी थैंक्स स्टूडेंट।